गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? बताइए कमेंट करके, सभी जुड़ जाइए। सैटरडे और संडे हमारी क्लासेज का ऑफ था, तो आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा जितना भी एक वीक में आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी जो क्लासेज चल रही है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता वाली, उसमें दोस्तों हम कवर कर चुके हैं टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, दोनों हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों, टॉपिक 3, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जो हमारा टॉपिक 3 है, इसमें हम देखेंगे भाई एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर सिविल सर्विसेज के लिए कुछ बुनियादी मूल्य हैं, कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, सिविल सेवा के अंतर्गत होनी चाहिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता होनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए सिविल सेवक को, गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिविल सेवक के जो निर्णय हैं, जो डिसीजन हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की या किसी भी अन्य व्यक्ति की कोई तरफदारी नहीं करनी चाहिए, यानी कि गैर तरफदारी उसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि कमजोर वर्गों के प्रति उसके अंतर्गत एम्पैथी यानी कि समानुभूति का भाव होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति उसमें सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। सिविल सेवा के प्रति उसका डेडिकेशन वाला भाव होना चाहिए। ये हम इस जो टॉपिक 3 है इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक हम कवर कर ही चुके, ये हम कवर कर चुके एटीट्यूड। आज हम ये देखेंगे सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य, ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये दोनों टॉपिक है ना दोस्तों, ध्यान रखना, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड अलग अलग है। एटीट्यूड अलग है जो हम डिस्कस किए थे, एप्टीट्यूड ये है जो हम डिस्कस करेंगे, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो दोनों टॉपिक है ना दोस्तों, ये सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, खासकर ये चौथा वाला और दूसरा वाला। तो एटीट्यूड साइकोलॉजी का टॉपिक है। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी हम 2-3 क्लास के बाद पढ़ेंगे। ये अपेक्षाकृत छोटा टॉपिक है। ये और ये तो सोशल साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के टॉपिक है जो एथिक्स में इनको सिलेबस में यूपीएससी ने रखा है। और ये वाला हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, ये करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला। इसमें हम एक बहुत ही फेमस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक का वो है, आपको जो बताना था आगे की क्लास का और पिछले की क्लास का और आज की क्लास का। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा हेतु अभिक्षमता। देखो दोस्तों, आप यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे ना, तो उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है जैसा कि एक सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है। जैसे इसी टॉपिक को आप देख लीजिए, अब इसमें सिविल सेवा हेतु अभिक्षमता, एप्टीट्यूड भी चाहिए, प्लस वैल्यूज भी चाहिए, मूल्य भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें वैल्यूज तो कूट कूट के भरी हुई है, सारी वैल्यूज है, सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, सिविल सेवा के प्रति डेडिकेशन है उसमें, और कमजोर वर्गों के प्रति समर्पण भाव है, यानी कि सारी वैल्यूज है उसके अंतर्गत। ठीक है, बट उसमें एप्टीट्यूड नहीं है सिविल सेवा वाला, अभिक्षमता नहीं है, तो फिर कोई उत्कृष्ट सिविल सेवक नहीं बन पाएगा। इसका अपोजिट अगर सोचे हम, मान लीजिए किसी व्यक्ति में एप्टीट्यूड है बहुत अच्छा, यानी कि बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, ठीक है, और एग्जाम को हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर जाए, बट मान लीजिए उसमें वैल्यूज नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, तो क्या होगा? तो वैसा व्यक्ति भी एक उत्कृष्ट सिविल सेवक नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए दोनों चीज ही होनी चाहिए, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और फाउंडेशनल वैल्यूज भी होनी चाहिए, यानी वैल्यूज भी होनी चाहिए सिविल सेवक में। तो अब हम समझेंगे कि भाई एप्टीट्यूड फिर होता क्या है, अभिक्षमता क्या है, एप्टीट्यूड। एटीट्यूड हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे एप्टीट्यूड।
अभिक्षमता, ये हम बता चुके हैं आपको, अभिवृत्ति है इसका मतलब, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रवैया, मानसिकता, दृष्टिकोण, ये सब, और ये अभिक्षमता है। ठीक है, ये अंतर को आप क्लियर रखिएगा। तो देखिए अब अभिक्षमता क्या है। गुड आफ्टरनून सचिन। अब अभिक्षमता क्या है दोस्तों, देखो अभिक्षमता ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में, किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य, उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी, अंतर्निहित सामर्थ्य या अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है, जिसे यहां ऐड कर रहा हूं, समुचित प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग, समुचित प्रशिक्षण तथा उचित वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य, इंटरनल कैपेबिलिटी या उसकी क्षमता को दर्शाता है, जिसे ये पॉइंट इसमें याद रखना, अंतर्निहित सामर्थ्य और क्षमता को दर्शाता है, जिसे समुचित प्रशिक्षण, प्रॉपर अगर ट्रेनिंग मिले और उचित वातावरण मिले तो उसे भविष्य में साकारित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों मानो जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर दोस्तों जब रणजी खेल रहे थे, ठीक है, तो उनके कोच ने, जो उनके कोच साहब थे, उन्होंने उसके अंतर्गत एक ऐसा एप्टीट्यूड, एक ऐसी क्षमता देखी, यानी उनका एप्टीट्यूड देखा, एक ऐसा अंतर्निहित सामर्थ्य देखा कि उनको लगा कि ये जो रणजी खेल रहा है ये व्यक्ति, ये भविष्य में बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, समुचित प्रशिक्षण दिया और प्रॉपर एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया, उचित वातावरण उपलब्ध कराया, और भविष्य में क्या हुआ, परिणाम हमारे सामने है, वो वर्ल्ड के बेहतर क्रिकेटरों में से एक है। ऐसे एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको, जो पहली क्लास में दिया था जब एप्टीट्यूड को समझा रहे थे, सिलेबस डिस्कस जब कर रहे थे, कि जो कौटिल्य है, चाणक्य है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में क्या देखा था दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में क्या देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य जब वो बच्चों वाला जो कहानी हमने आपको सुनाई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे बचपन में, बताई थी ना, और बच्चों की जो समस्याएं उनको बखूबी सुन रहे थे, तो चाणक्य वहां से गुजर रहे थे और चाणक्य ने उनको देखा, तो चाणक्य ने क्या देखा था उसके अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एप्टीट्यूड देखा था, उनकी अंतर्निहित सामर्थ्य को देखा था, अंतर्निहित क्षमता को देखा था, और उनको लगा कि अगर इस बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर वातावरण मिले, तो ये बहुत बड़ा राजा बन सकता है, ये बहुत बड़ा शासक बन सकता है। और इतिहास में हम पढ़ते हैं, भारत के महानतम शासकों में से एक हुए जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। सर 2024 में LNIS से कितनों का फ्री हुआ है, ऑनलाइन बैच हुआ है। ठीक है सचिन, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, आपस में बातचीत मत करो। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, एप्टीट्यूड क्या है, किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता, जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए इसमें आप यूपीएससी वाला ही मान लीजिए, जैसे एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जितने भी एक्सपीरियंस फॉर्म भरते हैं उनका क्या टेस्ट करता है, एप्टीट्यूड ही तो टेस्ट करता है भाई। अलग अलग स्टेज है एग्जाम की, प्रीलिम्स है, ठीक है, प्रीलिम्स में अलग तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, मेंस में अलग तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, अभिक्षमता को टेस्ट करता है, पर्सनालिटी टेस्ट है जिसे इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें अलग लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में जैसे सीसेट अलग से एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट,
तो क्या देख रहा है यूपीएससी उसमें? यूपीएससी देख रहा है कि एक भविष्य में जो एक बहुत बेहतर सिविल सर्वेंट बन सकता है, एक उत्कृष्ट सिविल सेवक जो बन सकता है, उसके अंतर्गत वो अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता है या नहीं है। अगर है तो आप सेलेक्ट होते हैं ना सेलेक्ट, और है और सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, समुचित प्रशिक्षण मिलता है, प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाता है। लबासना ट्रेनिंग होती है ना, सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होगी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां समुचित आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और फिर आपको भेज दिया जाएगा देश सेवा के लिए। तो यहाँ पर यूपीएससी क्या देख रही है? आप एप्टीट्यूड ही तो टेस्ट कर रही है कि आपके अंदर सिविल सेवक वाला एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो ये है दोस्तों एप्टीट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एप्टीट्यूड देखिए क्या है भाई? अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी क्षेत्र विशेष में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसे समुचित प्रशिक्षण एवं वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकार किया जा सकता है। अब यहाँ पर ना एक 2-3 पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूँ, खासकर उनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो, एक होता है दोस्तों उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, ठीक है, उपलब्धि। एक शब्द है योग्यता, एबिलिटी, और एक शब्द ये है जो हम पढ़ रहे हैं अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड। अब इनमें क्या अंतर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, इसलिए बता देता हूँ कि लगता है कि यार उपलब्धि की बात तो नहीं कर रहे हैं कि हम उपलब्ध कर लेंगे या कुछ, या फिर योग्यता की बात तो नहीं चल रही है, या फिर ये इनसे रिलेटेड है, ये एक जैसा तो नहीं है। तो देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है आपका? तो अचीवमेंट में दोस्तों आपने जो पास्ट में यानी कि भूतकाल में आपने जो कुछ भी अचीव किया है ना, भूतकाल में यानी आपने जो कुछ प्राप्त किया है पास्ट में, जो सफलता आपने पास्ट में प्राप्त की है, वो होता है दोस्तों आपका अचीवमेंट, वो आपकी उपलब्धि है कि आपने पास्ट में ये किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने कोई मेडिकल का एग्जाम क्रैक किया हो, फिर आप यूपीएससी में तैयारी के लिए आए हो सकता है आपने आईआईटी का कोई एग्जाम क्रैक किया हो, या फिर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो। तो ये क्या है? आपका अचीवमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? ये आपका अचीवमेंट है भूतकाल वाला। और फिर योग्यता क्या होता है? एबिलिटी दोस्तों सामान्यतः दर्शाता है आपकी वर्तमान स्थिति को, कि वर्तमान में आप में ये योग्यता है, ये वर्तमान से संबंधित है। भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कार चलाना आता है, कार चलाने की योग्यता आपके पास है, ठीक है, योग्यता, और आप 5 साल से कार चला रहे हो। तो योग्यता आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है कि आप इस चीज के लिए योग्य हो। हम कहें कि आप कार चलाने के लिए योग्य हो, ठीक है, आपकी एज 18 साल हो गई, अब आप कार चला सकते हो। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है योग्यता। वही अभिक्षमता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है दोस्तों? ये भविष्य से संबंधित है, ये भविष्य में जो आप करोगे ना, भविष्य की सफलता से संबंधित है एप्टीट्यूड। हो सकता है ये जहां कोई व्यक्ति 5 साल से कार चला रहा है, इसमें कार चलाने की योग्यता है। यहाँ हो सकता है कोई बच्चा अभी योग्य तो नहीं है कार चलाने का, बट उसमें कार चलाने का एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो, यानी कि जिस दिन ये कार चलाएगा, इसको कार चलाना सिखाएंगे, तो ये जो व्यक्ति 5 साल से चला रहा है, हो सकता है इसके बराबर 1 महीने में उस तरीके का ड्राइव करे। तो ये है एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। आई होप ये भी तीनों आपको क्लियर हुए होंगे कि उपलब्धि क्या है, आपने जो भूतकाल में जो आपने प्राप्त किया वो आपकी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। प्रेजेंट में जो आपके पास है वो आपकी योग्यता है, एबिलिटी है। और भविष्य में जो हम देखते हैं, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग, समुचित प्रशिक्षण और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट अगर उपलब्ध कराया जाए उस व्यक्ति को, तो वो उसको भविष्य में उसकी सफलता को, हम भविष्य की सफलता का अनुमान लगाते हैं उसका एप्टीट्यूड देखकर। दिस इज द एप्टीट्यूड, ठीक है, ये अभिक्षमता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई अभिक्षमता की विशेषताएं क्या है, ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एटीट्यूड, जो अभिवृत्ति हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, इनमें अंतर भी बताता चलूंगा क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब अभिक्षमता क्या है दोस्तों? अभी बताया भाई अंतर्निहित सामर्थ्य है, इंटरनल उसकी कैपेबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की। अब ये यहां पर याद रखना, जो एप्टीट्यूड है ना ये वाला, ये अर्जित भी होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हार्डवर्क करे तो उसके अंतर्गत वो एप्टीट्यूड आ सकता है, नो डाउट, बट ये जन्मजात भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है,
ठीक है। बाई बर्थ देखो बहुत सारे देखेंगे ना, कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको कुछ पढ़ाया और तुरंत याद कर लिया, सब बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं भाई उतना तरीके से उसको कैच नहीं कर पाते, कुछ बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, जन्मजात भी हो सकता है। मान लीजिए कोई म्यूजिक सीख रहा है तो संगीत, अब मान लो संगीत को सीख रहा है तो एक व्यक्ति में हो सकता है संगीत का जो उसका एप्टीट्यूड है वो बाई बर्थ मिल गया हो, उसका सब कुछ अच्छा हो, बट एक को हो सकता है हार्डवर्क के बाद वो उस तरीके उस लेवल पर आए। तो ये अर्जित भी हो सकता है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता जो है आपकी, और ये जन्मजात भी हो सकता है। वहीं ये जो एटीट्यूड जो है, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, रवैया, जो सेकंड टॉपिक था, वो दोस्तों जन्मजात नहीं, वो केवल अर्जित था। ठीक है, उसको केवल हम अर्जित करते हैं, वो बाय बर्थ नहीं मिलता है। एटीट्यूड बाय बर्थ नहीं मिलता, एप्टीट्यूड आपको बाय बर्थ मिल सकता है किसी क्षेत्र विशेष में। जैसे लता मंगेशकर जी, उनके लिए बोला जाता है कि भाई वो गॉड गिफ्टेड थी, यानी कि वो एप्टीट्यूड जो है आपका जन्मजात हो सकता है। एक तो ये है। अब वही अभी जैसे बता रहे थे, इसको अनुभव, हार्डवर्क यानी परिश्रम या प्रॉपर एनवायरनमेंट के माध्यम से अर्जित भी किया जा सकता है। अब कोई किसी का एप्टीट्यूड, अब यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो किसी का मान लीजिए हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो हो सकता है उनका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा हो, जन्मजात हो। और कई होते हैं जिनके कई अटेम्प्ट लग जाते हैं, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट, तो उन्होंने हार्डवर्क किया है, उस एप्टीट्यूड को अर्जित किया है कि सिविल सेवक बनने लायक उन्होंने जो एप्टीट्यूड था उसको एक्वायर किया, अर्जित किया, और फिर उन्होंने एग्जाम को निकाला। ठीक है। दूसरा भाई, चूंकि अभिक्षमता जो है ना व्यक्ति में अंतर्निहित सामर्थ्य को दर्शाता है, तो फिर जो अभिक्षमता का परीक्षण करते हैं हम, एप्टीट्यूड का टेस्ट करते हैं, तो उसके हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये मैं बता चुका हूं अभी कि एप्टीट्यूड में क्या करते हैं। और दोस्तों अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अभिक्षमता होती है, अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। अब देखें अगर भाई सिविल सेवा के लिए क्या क्या अभिक्षमता होनी चाहिए, कौन सा एप्टीट्यूड सिविल सेवा के लिए होना चाहिए, तो विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। मेंस के थ्रू इसी को जज करते हैं यूपीएससी, खासकर ऑप्शनल पेपर में एनालिटिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो खैर जिसने प्रॉपर सीरियसली अगर यूपीएससी की तैयारी कर ली तो तनाव प्रबंधन तो आ ही जाता है, स्ट्रेस तो इतना होता है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये एक सिविल सेवा के लिए एप्टीट्यूड अभिक्षमता है। उसका तार्किक, लॉजिकल एंड प्रभावी लेखन क्षमता होनी चाहिए, तथा संप्रेषण क्षमता यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी टेस्ट में ये चेक किया जाता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं आपके, संप्रेषण क्षमता, रचनात्मक चिंतन की क्षमता, कुछ इनोवेटिव ऐसे निबंध जो लिखवाया जाता है खासकर इसी के लिए कि इनोवेटिव है या नहीं है, यही आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा होता है यूपीएससी। अपने आसपास होने वाली घटनाओं, देश विदेश में होने वाले परिवर्तन, उनके क्या क्या प्रभाव आएंगे, उनको जानने की क्षमता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? विचारों को संक्षेप में, युक्ति संगत एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने की क्षमता। इतनी सारी नॉलेज है, उसको 150 शब्दों में लिखना है कोई आंसर। पर्सनालिटी टेस्ट में भी कुछ, यानी गागर में सागर भरना है आपको, संक्षेप में अपनी बातें बतानी है और प्रॉपर बता देनी है, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। ये वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए। सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक एवं पॉलिटिकल, राजनीतिक समस्याओं के कारण क्या चल रहा है आसपास, क्यों हो रहा है ये सब घटित, और उनके उपाय, निदान, इनसे अवगत होना चाहिए सिविल सेवक। सिविल सेवा के लिए ये एप्टीट्यूड होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय, फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर आपकी फास्ट होना चाहिए। एथिक्स में केस स्टडीज में यही देखते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। और ये सब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, तो वहाँ सिचुएशन बेस्ड जो सवाल पूछे जाते हैं वही आपका त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जज कर रही है यूपीएससी। तो ये सिविल सेवा के लिए कुछ अभिक्षमताएं जो होनी चाहिए एक सिविल सेवक में। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता, एप्टीट्यूड हम देख चुके हैं। ठीक है। सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य और सिविल सेवा का लक्ष्य क्या है, ये हम देखेंगे। भाई अभिक्षमता क्या है वो हम देख चुके, क्या क्या होना चाहिए अभी डिस्कस किया आपके सामने। अब सिविल सेवा के लिए कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। फाउंडेशनल मीन्स दोस्तों नींव है, वो बुनियाद है, आधार है। सिविल सेवा के लिए नींव का कार्य करते हैं। नींव कहते हैं ना, मकान की नींव जितनी अच्छी होगी, उसका बेस जितना अच्छा होगा, आधार जितना अच्छा होगा, वो मकान उतना ही ज्यादा चलेगा। तो वही ये सिविल सेवा के लिए आधार का काम करते हैं, बुनियाद का कार्य करते हैं। यानी कि अगर ये नहीं है तो सिविल सेवा उत्कृष्ट सिविल सेवा होगी नहीं दोस्तों। यानी कि उस लेवल का जो लक्ष्य है सिविल सेवा के, वो प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे
अगर सिविल सेवा के जो बुनियादी मूल्य हैं वो अगर एक सिविल सेवक में नहीं हो। विराज, इट्स ओके विराज, कोई लेट नहीं हो, क्लास बाद में पीछे करके देख लेना, अभी जहां से पढ़ा रहे हैं यहीं से देख लो। अभी सिविल सेवा के लिए एप्टीट्यूड देखा था, क्या होना चाहिए, अभी क्षमता, अभी बुनियादी मूल्य देख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से बुनियादी मूल्य, ऐसी कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज है जो एक सिविल सेवक में होनी ही चाहिए। यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन करके दिया है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी एक व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये सब होना चाहिए। ये सारे वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट में अपेक्षा की जाती है कि ये हो, एप्टीट्यूड हो प्लस ये वैल्यूज हो, तभी एक वो अच्छा सिविल सेवक बन पाएगा। फिर हम बात करते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज तो ये होनी चाहिए। फिर भाई सिविल सेवा का लक्ष्य क्या है, सिविल सर्विसेज के लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, देखिए दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, सुशासन की स्थापना करना, गुड गवर्नेंस डिलीवर करना, अच्छी सेवाएं देना अपने नागरिकों को, यही तो सिविल सेवा का लक्ष्य है। नैतिक शासन की स्थापना करना, भाई शासन नैतिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में ये वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य साकारित होने चाहिए, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि और मजबूत राष्ट्र का निर्माण, ये सिविल सेवा का लक्ष्य है। ये सिविल सेवा के माध्यम से हम लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ, समावेशी विकास, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के पास तो बहुत पैसा है और एक व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, सबका विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना, क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं नागरिकों के लिए उसमें क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। लोक निधि का सदुपयोग, जो पब्लिक फंड है, सरकारी जो पैसा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण होना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण होना चाहिए, इत्यादि। ये सब लक्ष्य दोस्तों, और भी लक्ष्य इसमें आप ऐड कर सकते हो, सिविल सेवा के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो हमने अभिक्षमता देखी, बुनियादी मूल्य देखे और लक्ष्य देखे। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये बुनियादी मूल्य है, अगर मान लीजिए सिविल सेवा में या सिविल सेवक में ये हैं, उसके अंतर्गत हैं, एप्टीट्यूड भी है और ये मूल्य भी है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी अभी हमने लक्ष्य पढ़े हैं ये सब लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, होगी कि नहीं होगी, लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। अगर एक सिविल सेवक के अंदर ये बुनियादी मूल्य भी है और एप्टीट्यूड भी है, तो एप्टीट्यूड तो यूपीएससी ने जज कर लिया, तभी आपको सेलेक्ट किया है। अब उसके अंतर्गत ये है तो ये लक्ष्य पूरे होंगे, बुनियादी मूल्य भी है तो, ठीक है। और मान लीजिए ये नहीं हो, ये बुनियादी मूल्य, इंटीग्रिटी देखा, गैर तरफदारी देखा, वस्तुनिष्ठता देखा, गैर पक्षपात पूर्णता देखा, और सिविल सेवा के लिए समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति का ये भाव होने चाहिए सब। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। पहली बात तो जो सिविल सेवा के लक्ष्य अभी देखे, लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी ना, लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं, इधर लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी, साथ में क्या होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति तो नहीं होगी अगर ये बुनियादी मूल्य नहीं है, तो साथ साथ में और क्या होगा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, मिलेगा ना दोस्तों। अगर ये मूल्य नहीं है तो औपनिवेशिक मानसिकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, लाल फीताशाही, ये सब भी तो पनपेंगे ना साथ में अगर ये मूल्य नहीं है तो सिविल सेवा की अभिक्षमता, बुनियादी मूल्य और लक्ष्य, अगर सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य है तो लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, नहीं होंगे तो लक्ष्यों की प्राप्ति तो नहीं होगी, साथ साथ में भ्रष्टाचार, औपनिवेशिक मानसिकता, जमाखोरी, रिश्वतखोरी, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, ये सब भी साथ में बढ़ेंगे। तो ये हमने देखा सिविल सेवा के भाई अभिक्षमता, बुनियादी मूल्य और लक्ष्य। अगला देखते हैं दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके, जो हमारी अगली क्लास है उसमें हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों, विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है, कि भाई सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी, गैर तरफदारी नॉन पार्टिजनशिप क्या है, भेदभाव रहितता क्या है, इम्पार्शियलिटी,
ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वस्तुनिष्ठता। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का भाव, सहिष्णुता का भाव और करुणा का भाव। एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। ये हम एक एक करके हमारी क्लासेज में आगे देखेंगे, विद एग्जांपल ये समझेंगे, ठीक है। और इनके बारे में जो नोलन कमेटी है, नोलन जो यूके में बनाई गई थी नोलन समिति, वो इनके बारे में क्या बोलती है वो भी हम देखेंगे कि भाई इंटीग्रिटी के बारे में नोलन कमेटी क्या कहती है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में नोलन कमेटी क्या कहती है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ऑनेस्टी है, अब ऑनेस्टी का भी हम ईमानदारी करते हैं, अपना जो ट्रांसलेशन है ईमानदारी बोलते हैं इसको। और एक शब्द जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, 7वां जो टॉपिक है हमारा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी, PROBIT भाई, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसको भी लगभग यही बोलते हैं कि शासन में ईमानदारी। तो अब ऑनेस्टी और प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नोलन समिति इनके बारे में क्या बोलती है ये भी हम बताएंगे, जो ये 7 उसने नोलन कमेटी ने बताए थे। फिर हम दोस्तों एक एक करके, जैसे मान लो सत्यनिष्ठा हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो हम बताएंगे कि भाई सत्यनिष्ठा है क्या, ये डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वस्तुनिष्ठता क्या है ये बताएंगे, गैर तरफदारी क्या है ये बताएंगे, सत्यनिष्ठा के विभिन्न आयाम या विभिन्न प्रकार, पक्ष क्या है, भाई बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या होती है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है, ऐसी वस्तुनिष्ठता की कोई टाइप है, वो हम ऐसे इस तरीके से टॉपिकों को कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे भाई सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, फिलोसफिकल ग्राउंड क्या है सत्यनिष्ठा का, भारतीय दर्शन क्या कहता है, पाश्चात्य दर्शन इस पर क्या कहता है, कौन सा फिलोसफर क्या कहता है कि सत्यनिष्ठा के बारे में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है या उपयोगिता क्या है, ऐसी प्रशासन में वस्तुनिष्ठता का उपयोग क्या है, प्रशासन में गैर तरफदारी का उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये एक एक करके जितने भी मूल्य है ना, इनको हम हमारी अगली क्लासेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।